हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर जनरली आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये हमें दो पार्ट में दिखाई देता है। एक तो ये हमें दिखाई देता है सेक्शन पार्ट में और एक हमें दिखाई देता है ऑर्डर पार्ट में। सेक्शन तो बाद में कवर करेंगे, पहले हम कवर अप करेंगे ऑर्डर। ऐसा नहीं, हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे कि एक क्लास के अंदर अगर ऑर्डर को एक्सप्लेन कर दिया तो दूसरी क्लास के अंदर उसके साथ कौन से रेलिवेंट सेक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज यहाँ पर जो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं? वो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर 1 की। ऑर्डर 1 की। अब ऑर्डर 1 जो होता है वो आपसे बात करता है किसके बारे में? पार्टीज ऑफ सूट्स। सबसे पहले आप एक रजिस्टर बना लीजिएगा। उस रजिस्टर के अंदर कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ने जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसके अंदर पढ़ना क्या है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम हर एक ऑर्डर का फर्स्ट पेज पे ही क्या करेंगे, एक इंडेक्स प्रिपेयर कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि उस ऑर्डर के अंदर कितनी चीज़ें हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सेक्शन है और ऑर्डर है। इस सेक्शन के, इस ऑर्डर के अंदर क्या है? रूल्स भी हैं। क्या है? रूल्स भी हैं। ठीक है, अब कितने सेक्शन हैं, कितने ऑर्डर हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं। पहले बताती चली जाऊंगी किस तरह से आपको अपनी जो एक रजिस्टर है उसको प्रिपेयर करना है फॉर द जुडिशरी प्रिपरेशन, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर एनहांसमेंट। मतलब जो भी चीज़ आपको लॉ में कमांड पे चाहिए तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसमें आपको कितना पढ़ना है। सबसे पहली बात, ये एक हमारा जो लीगल फील्ड है या हमारी जो ये वकालत है, इसकी कोई अंत नहीं होता पढ़ने का। जितना आप पढ़ते चले जाएंगे उतना आप खुद को अपडेट करते चले जाएंगे। अब पढ़ते तो रहते हैं लेकिन वो चीज़ हमारे कितनी काम आ रही है या कितना हम उसको मेमोराइज कर पा रहे हैं या कितना हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, वो चीज़ भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक चीज़ सबसे अच्छी यहाँ पर रहेगी कि इसके साथ साथ आपको मैं बताऊँगी कि ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेक्शन की तो 1 से लेकर 158 तक हमारे पास क्या है? सेक्शंस हैं। और अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ यहाँ पर तो टोटल हमारे पास कितने ऑर्डर हैं यहाँ पर? तो टोटल हमारे पास जो ऑर्डर बनेंगे आपके 51। ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 51, ये चीज़ है। ठीक है जी। अब उसी में से आज हम एक ऑर्डर की आपसे बात करने वाले हैं जो कि ऑर्डर बात करता है पार्टीज ऑफ सूट की। इसकी तरफ चल लेते हैं। ये ऑर्डर क्या है कि एक पार्टी जो है वो क्यों सूट फाइल कर रही है, किस लिए सूट फाइल कर रही है, चलो ये तो एक बात हो गई। लेकिन पार्टी सूट फाइल कैसे करेगी कोर्ट के अंदर, ये भी तो समझना ज़रूरी होता है ना। अब वकील साहब के पास पार्टी आ रही है, वकील साहब उस सूट को कैसे फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर, ये भी समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले करना क्या है वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले रजिस्टर के अंदर ऑर्डर नंबर 1 पार्टीज ऑफ सूट एक लिस्ट बना लेनी है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या करता है? जो बताता है हु मे बी ज्वाइन एज अ प्लांटिफ। पार्टीज ऑफ सूट, पार्टीज ऑफ सूट मतलब कि पार्टी जो सूट फाइल कर रही है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हु मे बी ज्वाइन एज प्लांटिफ।
कौन प्लांटिफ, अब देखो जो सीपीसी का सूट होता है, ठीक है, उसमें पहले एक कोर्ट का नाम आता है, फिर आपके जो पार्टी होती है जो केस कर रही होती है उसका नाम होता है प्लांटिफ, और जो रिप्लाई करती है उसका नाम होता है डिफेंडेंट। इस तरह के दो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। प्लांटिफ, उसके बाद जो इसके अंदर रूल 2 बात करता है, ये हर ऑर्डर के पहले हम एक अपने रजिस्टर में ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले ऐसे इंडेक्सिंग करेंगे, इंडेक्सिंग हमें ज़रूर करनी है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास पावर ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। ये काम किस लिए करा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जब भी रजिस्टर खोलो आपको इधर उधर ना भागना पड़े, आप एक ही जगह पे सारी चीज़ों को लिख के रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, रूल नंबर 3, हु मे बी ज्वाइन एज डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट के तौर पर कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, हु मे बी ज्वाइन एज डिफेंडेंट। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बोलता है यहाँ पे, इसके पहले रूल 3A भी है। रूल 3A क्या बोलता है, पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। रूल नंबर 4 क्या बोलता है हमसे, रूल नंबर 4 बोलता है कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टी। कोर्ट में गिव, अब आपके दिल में सवाल होगा कि क्यों लिखना है इसको जब ऑलरेडी बेयर एक्ट्स में लिखा हुआ है। फ़ायदा इसका बाद में ही पता चलता है। ऐसे ही इतने सारे जुडिशरी के अटेम्प्ट्स नहीं देते स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं, वो बार बार एक चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार मेमोराइज करते हैं, बार बार कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, तभी जाकर उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। कोई भी रिसर्चर होता है ऐसे ही एक ही चीज़ पर जाके बैठ के रिसर्च नहीं करता, काफ़ी घंटे उसमें अपना टाइम इनिशिएट करता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है कि डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं रूल 6 की बात करूं तो यहाँ पर रूल 6 क्या बोलता है, रूल 6 बोलता है जॉइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। ये हर ऑर्डर से पहले हम इंडेक्सिंग प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, ये हमारा एक हार्ड वर्क है जो हमें करना ही करना है, ताकि अगर हम किसी ऑर्डर को पढ़ने जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि उस ऑर्डर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम ऑर्डर के अंदर पढ़ क्या रहे हैं तो हमें उसका पर्पस कैसे समझ आएगा, है ना। इसके बाद क्या है, व्हेन प्लांटिफ इन डाउट फ्रॉम whom redress इज टू बी sought।
रूल नंबर 8, अभी इन सब ऑर्डर्स के छोटे छोटे एक ऐसा चार्ट भी मिलेगा आपको, जो एक ट्रिक से याद करने के लिए एक चार्ट जो है हम पोस्ट करेंगे। रूल नंबर 8 क्या होता है? वन पर्सन may sue or defend on behalf of all in same interest। ठीक है। रूल नंबर 9 जो हमसे बात करता है, किस चीज़ की बात करता है? मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर की। इसके अंदर रूल 8A भी है, इससे पहले रूल नंबर 8A भी है, जो हमसे बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट a person or body of person to present opinion or take a part in the proceeding। ठीक। रूल नंबर 9 जो है वो मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर की बात करता है। ठीक है। रूल नंबर 10 जो है वो हमसे किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है आपका, यहाँ पर रूल नंबर 10 जो है वो बात करता है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लांटिफ। उसके बाद रूल नंबर 10A जो बात करता है वो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 11 कंडक्ट ऑफ सूट की बात करता है। रूल नंबर 12 आपसे अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लांटिफ और डिफेंडेंट फॉर अदर्स, अपीयरेंस की बात करता है। अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लांटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स की बात करता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो आप क्लियर हो जाओगे। मैं कहती हूँ बात बिल्कुल ओके है, लेकिन जैसे कि अगर मैं राजस्थान मेंस की बात करूं या मैं झारखंड की बात करूं या मैं 1 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करूं, तो वहाँ पर आपसे सीधा बोलते हैं हेडिंग ऑफ द ऑर्डर 1 रूल 11, तो वहाँ पे कैसे लिखोगे इसको, है ना? तो जिसको थोड़ा बहुत याद होगा वही लिख पाएगा, अदरवाइज वो तो छोड़ आएगा। रूल नंबर 13 जो है वो आपसे बात करता है ऑब्जेक्शन एज टू बी नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। चलिए,
रूल नंबर 13, कितनी देर लगी? मेरे को लगा सिर्फ 11 मिनट के अंदर अंदर हमने ये सारा कवर अप कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर ना हम एक चीज़ याद करने के लिए इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे कि जो हमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी याद करने के लिए। तो रूल नंबर 1 के लिए पहले पूछ रहा है जॉइंट प्लेंटिव। एक मिनट, क्या पूछ रहा है? अरे यार, अंडरलाइन कर देते हैं अलग लाइन से। क्या पूछ रहा है? जॉइंट प्लेंटिव्स। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। तीसरे में क्या बोल रहा है? सेकंड में रूल में क्या बोल रहा है? सेपरेट ट्रायल। थर्ड में बोल रहा है जॉइंट डिफेंडेंट्स। ठीक है, तो चाहे तो इसका पहला रूल जो है वो किसकी बात कर रहा है? जॉइंट प्लेंटिव की। दूसरा जो बात कर रहा है सेपरेट ट्रायल की। तीसरा जो बात कर रहा है जॉइंट डिफेंडेंट की। थर्ड बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? सेपरेट पावर टू ऑर्डर ऑफ सेपरेट ट्रायल। फोर्थ जो आपसे बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है कि जो जजमेंट है, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज। अगेंस्ट जजमेंट की बात कर रहा है, एक से ज़्यादा पार्टियों के अगेंस्ट में। 5 जो है वो रिलीफ क्लेम की बात कर रहा है। ठीक है, 6th जो है वो सेम कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के बीच में हुआ है उनके रिगार्डिंग बात कर रहा है। 7 के अंदर क्या है? 7 के अंदर जो भी डाउट्स हैं उसको रीड्रेस करना कि हाँ मैंने ये बात बोली थी, नहीं बोली थी, ये काम हुआ था या नहीं हुआ था, डिनाइड एंड एक्सेप्टेड की तरफ चलता है। और रूल 8 जो आपसे बात करता है वो बात करता है कि सेम इंटरेस्ट, सबका सेम इंटरेस्ट था, देखा जा रहा था, इसलिए वो करा गया है। रूल 8 जो है वो आपसे पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग की बात करता है कि पर्सन किस तरह की प्रोसीडिंग के पार्ट कर रहा है, ओपिनियन क्या है उनका। 9 में ये बताया जाता है कि कौन सी पार्टी गलती से ऐड हो गई है, कौन सी ज्वाइंडर नहीं थी, कौन सी ज्वाइंडर है। उसके बाद रूल नंबर 10 जो है वो रॉन्ग प्लांटिव के बाद, जैसे कि मान लो प्लांटिव का नाम गलत आ गया तो रूल नंबर 10 जो है वो किसकी बात कर रहा है? रूल नंबर 10 कर रहा है एनी प्लीडर टू एड्रेस इट, जो भी पावर ऑफ कोर्ट है उसको रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीडर के लिए कि उसको ले। और रूल नंबर 10 कंडक्ट ऑफ सूट किस लिए लाया जा रहा है वो। रूल नंबर 12 जो है वो अपीयरेंस की बात कर रहा है। रूल नंबर 11 कंडक्ट ऑफ सूट्स। एंड रूल नंबर 13 जो है वो ऑब्जेक्शन की बात करता है। ठीक है, ऑब्जेक्शन किस तरह के। तो ये था एक चार्ट, इसके छोटे छोटे वर्ड्स भी मैंने हाईलाइट करा दिए हैं आपको। अब हम रूल पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बेरेट की क्या लैंग्वेज है उसको पता होना चाहिए कि बेरेट की लैंग्वेज क्या है ना। जब तक देखो क्या होता है कि जब बच्चा एलएलबी करता है तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसे पता ही नहीं होता कि एलएलबी में हो क्या रहा है ना। क्योंकि पहले तो जो दो साल होते हैं या 1.5 साल होता है वो वैसे सब्जेक्ट्स में निकाल देता है जो बीएलएलबी करता है। पोल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, लीगल लैंग्वेजेस हो गई, इस तरह के सब्जेक्ट्स में निकाल देता है क्योंकि ग्रेजुएशन भी साथ में ऐड ऑन होती है। अब बात करते हैं जब वो आता है 3rd ईयर में, तब उसकी क्या होती है? एलएलबी स्टार्ट होती है बेसिकली। तो उसके पास एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं बेयर एक्ट। अब जो तैयारी कर रहा है उसे तो पता है ना। अब जो एलएलबी में उठ के आया है और मान लो कभी उसने बेयर एक्ट्स देखे ही नहीं है, उसे पता ही नहीं बेयर एक्ट्स क्या होता है, ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बहुत सारे बच्चे हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं। अब मार्केट में इंसान उतरता है, उसको पता होता है अरे यार ये मैगजीन भी पढ़नी है, अरे ये एक्स्ट्रा बुक भी पढ़नी है, वो बौखला जाता है, उसे लगता है यार ये तैयारी तो बहुत टफ है, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। तो ये एक बेयर एक्ट होता है जो कि आपके जितने भी लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बना होता है कि लॉ कैसे प्रोसीड करता है, लॉ कैसे सब्सटैंशियल है या सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल है, किसके साथ मर्ज होके काम करेगा, मेजर है, माइनर है। अब इस बेयर एक्ट के भी कई सारे तरह के पार्ट होते हैं कि ये मेजर है या माइनर बेयर एक्ट है ना। तो माइनर बेयर एक्ट हमेशा वर्क करता है मेजर बेयर एक्ट के साथ, कभी सिंगल अकेला वर्क नहीं करता है वो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक्ट क्या होता है ना, ये भी एक्ट है और ये स्मॉल ACE एक्ट है। ये क्या है? ये जो आप कर रहे हो वो है, और ये एक एक्ट है जो एक पर्टिकुलर जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आपको काम कैसे करना है, ये वो एक्ट है। हर टीचर की अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है, बट मैंने इसको छोटा समझने के लिए, याद करने के लिए इस तरह से याद कर रखा है। तो अभी मैं आपसे यहाँ पर जो बात करने जा रही हूँ वो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ किस चीज़ की? वो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ऑर्डर 1 रूल 1 की। ऑर्डर 1 रूल 1 जो है वो क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है हु मे बी
join as plaintiffs। कौन एज अ प्लांटिफ ज्वाइन कर सकता है? पहले ये हु में ज्वाइन एज प्लांटिफ। अब बेयरेट क्या कहता है? ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज अ प्लांटिफ। जितने भी लोग हैं, तो पहली लाइन तो इसकी आ गई नंबर 1, ऑल पर्सन। ठीक है, अभी यहां पर ऑल पर्सन्स जो कि इस सूट को, इस वन सूट में प्लांटिफ बन सकते हैं। तो इसी का रूल 1 का क्लॉज ए ये लिखने का तरीका होता है। रूल 1 क्लॉज ए, एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और transaction is alleged to exist in such person whether jointly, severally or in the alternative। मतलब any right to relief in respect of arising out of the same act of transaction or series of acts। मतलब क्या कहना चाहता है ये व्यक्ति? इस चीज को, प्लांटिफ को तो बोलते हैं सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ज्वाइन कौन करेगा? जो क्या चाहता है? रिलीफ। रिलीफ चाहता है, जो कि क्या है? एक्ट कैसा है? सेम हुआ है। एक्ट कैसा है? सेम हुआ। एक्ट कोई भी हो सकता है उसके साथ। मान लो उसकी प्रॉपर्टी को किसी ने जब्त कर लिया, उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस, ठीक है। रिलीफ चाहता है सेम एक्ट के तौर पर। अब जो कि एक्ट में है, ट्रांजैक्शन इज अलेज्ड, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, टू एग्जिस्ट इन सच पर्सन, जो पर्सन उस ट्रांजैक्शन के टाइम में या उस चीज से या उस एक्ट से उनको क्या पड़ा है? इफेक्ट हुआ है। मान लो ये एक ये ए है और एक ये बी है, ठीक है। ये ए जो है ये बी को क्या देता है? सपोज ये बी को देता है 500 रुपीज़। एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। कितना देता है? 500 रुपीज़ देता है। बी कहता है भाई ठीक है, मैं आपको 500 रुपीज़ ना इतने दिन में क्या करूँगा? वापस कर दूंगा, ठीक है। उसे ट्रांजेक्शन हो गई उन दोनों के बीच में, बट क्या होता है? आफ्टर सम टाइम मना कर देता है बी कि भाई मैं नहीं दे रहा, ठीक है। बी, अब ये तो हो गया सिंपल, है ना, सिंपल हो गया। अभी मान लो इसी तरह से उसे ट्रांजेक्शन बी को कर रखी है 1 2 3 4 5 10 ट्रांजेक्शन कर रखी है, 10 ट्रांजेक्शन उसने कर रखी है। और 10 की 10 ट्रांजेक्शन्स क्या है? आ ही नहीं, वापस ही नहीं मिली। वेदर बी ने किसी और के साथ मिलकर भी ये काम किया हो, सी के साथ, अब ए के साथ मिलकर भी कोई और भी हो, ई हो, ठीक है। इस तरह से ये सब लोग, इन सबको क्या चाहिए? रिलीफ चाहिए। जो भी एक्ट हुआ, अब बी ने, ए ने क्या किया? एक्ट किया। बी ने भी क्या किया? एक्ट किया। लेकिन इसने क्या किया? इसका फेवर वाला एक्ट किया। लेकिन इसने क्या किया? इसके अगेंस्ट में एक्ट किया। समझ आ रहा है ना? तो ये जो है, ये जो ए है, ए के साथ ई है, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं? रिलीफ के लिए क्लेम कर सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी एक्ट इनके साथ हुआ है उसके रिलीफ के लिए। आई होप समझ आया होगा। उसके बाद रूल 1 का क्लॉज बी क्या बोलता है आपको? बोलता है कि इफ सच पर्सन ब्रॉट सेपरेट सूट, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड बी अराइज। कोई भी पर्सन, मान लो यहां पर ए भी प्लांटिफ है, ठीक है, बी भी प्लांटिफ है, सी भी प्लांटिफ है, सारे प्लांटिफ हैं ये, ठीक है, प्लांटिफ है। अब ये क्या कर सकते हैं? तो इसमें से कोई भी व्यक्ति, मान लो बी है तो वो क्या कर सकता है? फाइल सेपरेट सूट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड बी अराइज, जो भी, अब इसके लिए क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर उसको लगता है कि हाँ ये चीज सूट में ऐड नहीं हुई है, तो उसको लगता है कि नहीं मुझे भी ये अराइज करनी चाहिए, तो कर सकता है। एंड जो भी फैक्ट उसके सामने अराइज हो रहे हैं उसके बिहाफ ऑफ कर सकता है, तो सेपरेट सूट अराइज कर सकता है वो। अगर उसको लग रहा है कि हाँ यार जितना ए के साथ क्लेम मतलब ज़्यादा हुआ था, मतलब ए के साथ ट्रांजेक्शन्स जो बन रही हैं उसमें मेरी ट्रांजेक्शन्स तो कवर ही नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, तो वो अपने फैक्टराइज कर सकता है, सेपरेट सूट ला सकता है। ये बोला जाता है यहाँ पर रूल नंबर 1 के क्लॉज बी के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर और क्या चीज़ दी जाती है? देखो यहाँ पर ना पार्टीज भी होती हैं, है ना, नेसेसरी पार्टी, इस तरह से भी पार्टी होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप समझना चाहते हो तो यहाँ पर क्या है?
नॉन इंटरेस्टेड पार्टीज नीड नॉट टू बी इम्प्लीटेड इन द सूट इवन दो सच अ पार्टी वॉज अ नेसेसरी पार्टी। इसके ऊपर कुछ केसेस हैं, ये छोड़ देंगे, इतना ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो बात करता है वो क्या बात करता है, वो बात करता है रूल 2 की। किसकी बात करता है? रूल 2 की। तो रूल 2 जो है वो हमसे किसकी रिगार्डिंग बात कर रहा था? वो बात कर रहा था हमसे पावर ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। किसकी बात कर रहा था? सेपरेट ट्रायल्स की बात कर रहा था, ठीक है, सेपरेट ट्रायल की हमसे बात कर रहा था। तो वेयर इट इज अपीयरेंस टू द कोर्ट, सेपरेट ट्रायल मतलब पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर, कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल चलाने के लिए। वो कहती है कि भाई मैं अलग अलग ट्रायल चलाऊंगी, तो हाँ कोर्ट चला सकती है, ये पावर है कोर्ट के पास। अब क्या कहना है बेयरेट, क्या कहता है? बेयरेट कहता है वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट that any joinder of plaintiff may embarrass or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiff to their election or order separate trial to or make such the other order as may be expedient। क्या मतलब? बहुत ज़्यादा टफ है, क्या है? नहीं, यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि where it appears to the court that any joinder or plaintiff may be embarrass or delay the trial। कोर्ट देखती है, जैसे मानो कि ये ए है, ठीक है, अब ये ए है, ये क्या कर रहा है? ये प्लांटिफ है, ठीक है, इसके साथ बी है, ये भी क्या है? प्लांटिफ है, बट ये जॉइंडर है, मतलब ये बाद में जुड़ा था सूट के अंदर, ठीक है, ये जॉइंडर है, ये बाद में जुड़ा था सूट के अंदर। अब क्या होता है, जब ये बाद में जुड़ा था तो जब ट्रायल चल रहा है, ठीक है, जब सूट चल रहा है, ट्रायल चल रहा है उसका, तो सूट में ना ये आ ही नहीं रहा, प्रेजेंस ही नहीं है, इसकी प्रेजेंस ही नहीं है। सिर्फ पर्पस क्या है? देखो ये मेन नेसेसरी पार्टी नहीं है, इसके हिसाब से सूट नहीं चल रहा है, जिसने सूट डाला था। ये नेसेसरी पार्टी, जो सूट डालता है ना वो नेसेसरी पार्टी होती है, ये जो बाद में जुड़ते हैं ये जॉइंडर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जॉइंडर जो है ना ये आ ही नहीं रहा, ठीक है, ये आ ही नहीं रहा। इसका पर्पस कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिले ट्रायल है, डिले ऑफ ट्रायल के लिए हो रहा है, या इसकी वजह से ट्रायल में डिले हो रहा है, तो कोर्ट वहां पर क्या करेगा? प्लांटिफ टू देयर इलेक्शन और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा? डॉक्ट्रिन, चलो डॉक्ट्रिन छोड़ देती हूँ वरना घूम जाओगे। यहाँ पर क्या डिले ऑफ ट्रायल की बात कर लेता है, उसको दिखता है कि यहाँ पर क्या है, ट्रायल में डिले हो रहा है, तो वो क्या करेगा? वो ये ऑर्डर पास कर देगा, पास ऑर्डर फॉर सेपरेट ट्रायल। वो बोलेगा भाई इसका ट्रायल सेपरेट हो जाएगा, चिंता मत करो। क्या फ्रेश सूट फाइल करेगा? नहीं 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 नहीं, सिर्फ सेपरेट ट्रायल की ऑर्डर देगा कि इस पर्सन के लिए, जो इस पर्सन का ट्रायल है वो सेपरेटली चलेगा। समझ रहे हो? एनी जॉइंडर ऑफ प्लांटिफ, जो भी प्लांटिफ है, जो एज अ प्लांटिफ ज्वाइन हुआ है सूट के अंदर और वो नहीं आ रहा है एट द टाइम ऑफ ट्रायल, एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ सूट, वो नहीं आ रहा है कोर्ट में, जिस वजह से जो सूट की प्रोसीडिंग है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहा कोर्ट, तो कोर्ट कहेगा ठीक है भाई, डिले ऑफ ट्रायल का रीज़न देके वो क्या करेगा? उसको सेपरेट ट्रायल के लिए बोल सकता है। तो ये पावर है कोर्ट के पास। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर रूल नंबर 3 की, रूल नंबर 3 क्या बोलता है? हु मे बी ज्वाइन एज अ डिफेंडेंट। अब यही बात आती है, जैसे प्लेंटिफ था ना वैसे ही डिफेंडेंट भी है जो सूट को ज्वाइन कर सकता है, या कौन ज्वाइन कर सकता है ये है, हु मे बी ज्वाइन एज डिफेंडेंट, कौन ज्वाइन कर सकता है? तो यहाँ पर क्या करेगा? ऑल पर्सन मे बी ज्वाइन इन वन सूट एज अ डिफेंडेंट। तो सारे के सारे पर्सन है, नंबर 1 ऑल पर्सन्स, है ना, वन सूट में ही ज्वाइन करना है इनको, ये नहीं कि सब अलग अलग सूट फाइल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, कर नहीं सकते, कर सकते हैं। एनी रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन, तो ये भी क्या कर सकते हैं? एनी रिलीफ, पॉइंट क्या है? सेम एक्ट, एक्ट सेम होना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है? अगेंस्ट सच पर्सन, अगेंस्ट सच पर्सन, तो यहाँ पर इनके ऊपर ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जॉइंटली, सेवरली और अल्टरनेटिवली भी इसको कर सकते हैं। इफ सेपरेट सूट वर बॉट अगेंस्ट सच पर्सन
एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, फिर इनका भी वही है, 1 का ये तो यहाँ पर डिस्क्राइब हो गया। अब मैं बी की बात करूँ तो बी के अंदर भी क्या है, बी के अंदर ये है कि ये लोग भी, इनके साथ भी क्या हो सकता है, ये भी सेपरेट सूट ला सकते हैं। ठीक है, ये भी सेपरेट सूट फाइल कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर रूल 3A क्या बात करता है, रूल 3A का देख लेते हैं। रूल 3A क्या बात करता है, पावर टू ऑर्डर ऑफ सेपरेट ट्रायल वेयर जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट मे बी एम्बेरस और डिले ऑफ ट्रायल। तो रूल 3 जो बात करता है वो आपसे किसके बात करता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या पढ़ाया था, ऑर्डर ऑफ सेपरेट ट्रायल पढ़ाया था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेपरेट ट्रायल पढ़ाया था, और सेपरेट ट्रायल के अंदर, सेपरेट ट्रायल के अंदर मैंने रीज़न क्या दिया था, रीज़न मैंने दिया था डिले ट्रायल का, एम्बेरसमेंट का और डिले ट्रायल का, ये रीज़न दिया था मैंने। तो रूल 3A क्या कहता है कि वेयर इट अपीयर्स द कोर्ट दैट एनी जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट मे बी एम्बेरस। तो यहाँ पर भी वही रीज़न है कि अगर जॉइंडर है, कौन, डिफेंडेंट, और नहीं आ रहा है एट द टाइम, नॉट प्रेजेंट एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ ट्रायल, है ना, ही हैज़ नॉट प्रेजेंटेड, वो नहीं आया था या नहीं आ रहा था, मतलब नहीं आया, वो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या है, तो वहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उसके लिए भी डिले ऑफ ट्रायल का रीज़न बता के कोर्ट सेपरेट ऑर्डर का, सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर पास कर सकती है, सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर क्या कर सकती है, पास कर सकती है। ठीक है, सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर जो है वो क्या कर सकती है, पास कर सकती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है समझने वाली। ऑर्डर रूल 3A तक हमने पढ़ लिया आज। उसके बाद कल से हम क्या करेंगे, कल से हम रूल 4 से स्टार्ट करेंगे। कल से हम क्या करेंगे, रूल 4 से स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। एक ऑर्डर को हम 3 दिन में ख़त्म करेंगे मिनिमम। अब ये क्लासेस जो हैं ये सब के लिए हैं, ये क्लासेस LLB वालों के लिए भी हैं, ये क्लासेस आपकी BA LLB वालों के लिए है, और ये क्लासेस आपकी जुडिशरी वालों के लिए भी है, क्योंकि सब में CPC आता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिनको CPC नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, ज़ीरो से। आपको नहीं पता आपको बेयरेट क्या होते हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह से बेयरेट को रीड आउट किया जाता है। अभी जो ये मैंने सबसे पहले इंडेक्सिंग वाला काम करा है, ये तो आपको करना ही करना है, ऐसा होता नहीं है कि आपको नहीं करना। सेकंड चीज़ है कि क्या आपको नोट्स मिलेंगे, हाँ, जो हमारी क्लासेस ज्वाइन करेगा उसको नोट्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या मैडम, हिंदी में पढ़ाओगे, देखो अगर स्टूडेंट्स मिलेंगे तो ज़रूर पढ़ाएंगे हिंदी में भी, हिंदी में पढ़ाने की क्या दिक्कत है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा आप लोगों को ना क्या बोलते हैं, टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक, आप उसको प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करिएगा, है ना, उसको ज्वाइन ज़रूर करिएगा। जो भी LLB से रिलेटेड अपडेट होंगे हम उसमें डालेंगे, LLB से, BA LLB से, सिलेबस के रिकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी अपडेट होंगे धीरे धीरे हम उस पर भी डालना शुरू करेंगे। ठीक है जी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर अवेलेबल होगा। थैंक यू।